हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने मार्केट अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें हम एक स्लाइट मॉडिफिकेशन मैं इस बार कर रहा हूँ। वो मॉडिफिकेशन ये है कि हम सारे सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और उन सेक्टर्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो इस तरह स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और हम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में ये एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस करने के बाद हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट की तरफ चलेंगे, और जहां पर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो लेवल्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हम अपना एक प्लान बना लेंगे। तो ये तो हुआ आज का। तो इसके साथ ही मैं आपको अपने ट्विटर अकाउंट के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज माय ट्विटर अकाउंट, एंड और यहाँ पर मैं रेगुलर अपने पोस्ट्स करता रहता हूँ, जिसमें मैं काफी सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करता हूँ और काफी रेगुलरली यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। इनफैक्ट यूट्यूब से ज्यादा मेरे पोस्ट्स ट्विटर पे होते हैं। तो आप इस पेज को ये फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो है प्राइस एंड पीडिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरी एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिस टेलीग्राम चैनल में देर आर अराउंड 2500 सब्सक्राइबर्स आर देयर इन दैट चैनल। तो अगर आप चाहें तो आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आप दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज के दिनों में, इस महीने में या फिर अगले महीने में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं एनालिसिस उन सेक्टर्स का, और हम उन सेक्टर्स में जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है कैपिटल गुड सेक्टर। तो कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, उन स्टॉक्स में सबसे पहला नाम जो है वो है हेवल्स। हेवल्स ने एक कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर बनाया था, और यहाँ पर कल के दिन में एक फॉल्स ब्रेक आया था। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर आज एक पिन बार दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है और काफी ऊपर जा सकता है। मैं हेवल्स के अंदर 15 से 20% का टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा मतलब है ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इसी कैपिटल गुड्स स्पेस में है सीमेंस। तो सीमेंस भी आप देखें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया। यहाँ पर आप देखिए कितना जबरदस्त बुलिश कैंडल बना। तो करंट लेवल्स पे आप सीमेंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स है जो कैपिटल गुड सेक्टर में आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मीडिया सेक्टर की बात करें, तो मीडिया सेक्टर का जो हाल है वो काफी बुरा है। मीडिया सेक्टर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए प्राइस किस तरीके से नीचे आया है। तो मीडिया सेक्टर में जो आपके पास स्टॉक्स है, पीवीआर हो गया, जी लर्निंग हो गया या सन टीवी हो गया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन स्टॉक से आप थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ये स्टॉक्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे, और आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा उम्मीद नहीं मुझे लग रही कि ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ वह ऑटो सेक्टर। अब आप देखिए ऑटो सेक्टर की जबरदस्त पिटाई हुई है आप पिछले दिनों में, और ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। रिजल्ट्स अच्छे ना आने की वजह से क्या हो गया, ऑटो सेक्टर में काफी डिक्लाइन आ गया। लेकिन इसी डिक्लाइन में हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छी लेवल्स पे हैं, और उन स्टॉक्स को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम मेरे जहन में आ रहा है वो स्टॉक है टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स यहाँ देखिए आप, ये एक सपोर्ट लेवल थी, और इस सपोर्ट, ये मैं इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ। ये सपोर्ट लेवल थी, सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ तोड़ा, एक फॉल्स ब्रेक दिया, और फॉल्स ब्रेक देने के बाद प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहां से मैं समझता हूं कि 280 अभी करंट प्राइस है। तो आने वाले दिनों में 330 340 तक के स्टॉक बड़े आराम से जा सकता है। तो ऑटो सेक्टर में आप डेफिनेटली टाटा मोटर्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स ने काफी शानदार मूव दिया पिछले दिनों में। एस्कॉर्ट्स ने काफी अच्छा मूव दिया, लेकिन एस्कॉर्ट से भी काफी ऊपर आ चुका है इस रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको बाय करें। हाँ, थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट होने दें इसको। कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ पर आपको एक अच्छी बेस फॉर्मेशन दिखती है, तो आप डेफिनेटली उस बेस के नीचे एक स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक पे भी एंटर हो सकते हैं। तो तीसरा अच्छा स्टॉक इस सेक्टर में है, वो स्टॉक है अशोका लीलैंड। तो अगर आप देखें, अशोका लीलैंड जो था वो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में था, और यहाँ पर अशोका लीलैंड ने ब्रेकआउट दिया। वो ब्रेकआउट कामयाब नहीं हुआ और प्राइस नीचे आ गया, और यहाँ पर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है
वो एक बेस बना रहा है। तो अगर आपको अशोका लीलैंड 121 के ऊपर 121 के ऊपर मिले तो अशोका लीलैंड में भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। ऑटो सेक्टर में एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है जिसका नाम है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। जबकि पूरा ऑटो सेक्टर डाउन था, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज एक अकेला स्टॉक था जो कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे क्लोज हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बेस बनी है। तो आने वाले दिनों में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भी एक अच्छा मूव दे सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग ए मूव ऑफ अराउंड 2600 टू 2800 इन बालकृष्णा इंडस्ट्रीज इन द कमिंग डेज। तो ये तो था ऑटो सेक्टर। उसके बाद अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में जो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो स्टॉक है आपके लिए, एक सेकंड, हाँ जी, वो स्टॉक आपके लिए है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। चार्ट अभी आपके सामने आएगा अंबुजा सीमेंट का। थोड़ा इसमें कुछ हाँ जी, तो ये रहा अंबुजा सीमेंट का चार्ट। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्राइस बार बार इस सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट जोन में। तो यहाँ पर एक काफी अच्छी प्राइस एक्शन दिख रही है। तो अंबुजा सीमेंट आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दे सकता है। अभी करंट प्राइस 400 है, तो ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस यहाँ पर स्टॉक 450 450 के लेवल्स बड़े आराम से दिखा सकता है। तो सीमेंट सेक्टर में आप डेफिनेटली अंबुजा सीमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, तो एफएमसीजी सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले दिनों में। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक जबरदस्त बेस बनी और बेस बनने के बाद एक ब्रेकआउट बन गया। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक फ्लैग और एक पोल, फ्लैग और पोल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये सेक्टर आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट डेफिनेटली दे सकता है। तो इस एफएमसीजी सेक्टर में जो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो स्टॉक है टाइटन और बाटा इंडिया। अब टाइटन को सबसे पहले हम देखते हैं, इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्राइस ऊपर गया, वो प्राइस वापस इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो जितना नजदीक हो सकता है आप इस स्टॉक को 1784 के नजदीक आप इसको पकड़े और इसमें सॉरी एक लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा है, वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे 52 वीक हाई को इसने ब्रेक किया, अब वापस इसको रिटेस्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया को भी आप 1680 लेवल्स के आसपास पकड़ सकते हैं और उसमें भी एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। बाटा इंडिया आने वाले दिनों में काफी अच्छा मूव देने के चांसेस है इस स्टॉक के अंदर। तो ये तो था एफएमसीजी सेक्टर। उसके बाद अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो दोस्तों केमिकल सेक्टर में एक नाम जो मुझे बहुत पसंद है वो है टाटा केमिकल्स। तो टाटा केमिकल्स आप देखिए किस तरीके से इसने इस ट्रेडिंग रेंज को तोड़ा, प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस वापस इसको नीचे रीटेस्ट कर रहा है। तो आप करंट लेवल्स पे टाटा केमिकल्स में एक ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि 1000 तक प्राइस बड़े आराम से आ सकता है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे और कंपनी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये तो था टाटा केमिकल्स। अब अगर बात करें हम मेटल सेक्टर के बारे में, तो मेटल सेक्टर में अगर आप देखें तो ये जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस थी 5538 की, इस रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस आ गया, लेकिन यहाँ पर एक बेस बन रही है और मोस्ट प्रॉब्ली मेटल सेक्टर नेक्स्ट इस आने वाले महीने में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेटल सेक्टर में जो काफी अच्छा स्टॉक है, जो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, वो स्टॉक है हिंडाल्को। आप देखिए हिंडाल्को ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है और प्राइस वापस इसको रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक कंफर्टेबली एक पोजीशन बना सकते हैं और हिंडाल्को में आप 25 से 30% का अपसाइड बड़े आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, तो रियल एस्टेट सेक्टर ने पिछले महीने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर गया, अब प्राइस वापस इसी लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है रियलिटी सेक्टर आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रियलिटी सेक्टर में आप डीएलएफ एक स्टॉक है उसको जरूर कंसिडर करें। यहाँ पर आप देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न था और प्राइस ने इसको नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन यहाँ पर एक जबरदस्त बेस फॉर्मेशन है और आज के दिन स्प्रेड काफी छोटा था, तो इसमें पोजीशंस बन रही है। तो आप करंट लेवल पे एंटर होके एक स्टॉप लॉस है इसके नीचे थोड़ा 300 या 290 295 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एक बाय पोजीशन ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक 380 360 तक बड़े आराम से जा सकता है। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर। तो दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर में तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म करे, जिसमें एसआरएफ
काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो स्टॉक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो स्टॉक है ट्रेंट। तो आप क्लियरली देखिए ट्रेंट ने इस 52 वीक हाई को ऊपर की तरफ तोड़ दिया है और यहां से प्राइस अब एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में दे सकता है। तो ट्रेंट को आप आज के दिन का लो का स्टॉप लॉस लगा दें और आप इसमें एंटर कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में ये अच्छा मूव दे सकता है। आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के दिनों में, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है आईटी सेक्टर में कि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो उनमें अभी एंट्री लेना मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसमें एक स्टॉक अभी भी ऐसा है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं और वो स्टॉक है इन्फो एज नौकरी का। तो नौकरी को अगर आप देखें, नौकरी ने इस लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस 5526 की रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ा और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप करंट लेवल्स भी एंटर करते हैं और अगर अपना स्टॉप प्लस 5337 रखते हैं, तो यहाँ से आप, मैं समझता हूँ नौकरी में अभी भी 15 से 20% का अपसाइड है। और नौकरी एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मूव्स देता है जब भी देता है। तो यहाँ पर इस एग्रेसिव मूव की शुरुआत इस कैंडल से हुई थी और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में नौकरी एक अच्छा एग्रेसिव मूव दे सकता है। तो आईटी सेक्टर में बस एक स्टॉक है, बाकी स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको वो स्टॉक्स सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद अगर हम बात करें फार्मा की, तो फार्मा सेक्टर तो काफी पिटा हुआ सेक्टर है आज की डेट में। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पर प्राइस एक बेस बना रहा है और होपफुली ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देगा। और फार्मा सेक्टर में जो स्टॉक्स है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसमें डिवीज लैब है, एक मार्केट लीडर स्टॉक है, बहुत जबरदस्त स्टॉक है। आप देखिए यहाँ पर प्राइस एक चैनल में ऊपर जा रहा था और यहाँ पर प्राइस इस चैनल से बाहर आया, लेकिन यहाँ पर जो भी ये कैंडल्स बन रहे हैं, आप देखिए इन सब कैंडल्स की जो शेडोज है वो नीचे की शेडो ज्यादा है। तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पर एक जबरदस्त एक बाइंग प्रेशर है। आई एम श्योर कि ये प्राइस, श्योर तो नहीं कह सकते, खैर मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता, हाँ, लेकिन पैटर्न के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस वापस इस चैनल में जाके ऊपर की तरफ एक मूव अच्छा दे सकता है। तो डिवीज लैबोरेटरीज को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, करंट लेवल पे आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। आपका रिस्क जो है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 4726 का होगा और आपका टारगेट मेरा ख्याल है करीब करीब 5900 के आसपास हो सकता है, जो कि साफ साफ तौर पे एक 30% का अपसाइड यहाँ से दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो ये तो था फार्मा सेक्टर। अब अगर हम बैंकिंग सेक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया। हम्म, अब जो सेक्टर आपके सामने है वो है फिनांस सेक्टर। तो आइए फिनांस। तो फिनांस सेक्टर जो है ये एक्चुअली एक ऐसा सेक्टर है जिसने अच्छी कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ा और प्राइस अब ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर एक अच्छा मूव मिलने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने काफी अच्छे मूव दिए, एचडीएफसी ने भी काफी अच्छा मूव दिया। लेकिन आज के टाइम पे मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर में अगर एक कुछ अच्छे ऐसे स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में अच्छा मुंह दे सकते हैं, उसमें पहला नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो है चोला फाइनेंस। तो चोला फाइनेंस जो है, यहाँ पर आप देखें इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ा और वापस अब ऊपर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चोला फाइनेंस आने वाले दिनों में 590 या फिर 650 तक भी जा सकता है। तो इसमें करीब करीब 25% का अपसाइड डेफिनेटली दिख रहा है। दूसरा स्टॉक फाइनेंस सेक्टर में जो काफी अच्छा है वो है एसबीआई लाइफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक जबरदस्त एक टेल विंड चल रही है। उस टेल विंड के चलते यहाँ पर आप देखिए प्राइस इस चैनल में था, वो प्राइस ने इस अपवर्ड चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ा है और यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि एसबीआई लाइफ का जो चार्ट है वो काफी स्ट्रांग है और वो आने वाले दिनों में 1250 तक डेफिनेटली जा सकता है। तो यहाँ से 10 से 12% का अपसाइड एसबीआई लाइफ में भी हमें दिखता है। तो दोस्तों ये तो था एनालिसिस सेक्टर्स का और हमने आइडेंटिफाई किए वो स्टॉक्स जो अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा और आने वाले दिनों में भी हम इस एनालिसिस को करते रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट की तरफ और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां किस तरह की पोजीशंस बन रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन एक्सपायरी थी और काफी एक रेंज बाउंड मूव रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
तो दोस्तों अब हम इंडेक्स एनालिसिस करते हैं। इंडेक्स एनालिसिस करने से पहले हम इंडिया विक्स को जानने की कोशिश करते हैं वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया विक्स को ओवरऑल देखें तो इंडिया विक्स अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक अच्छी बेस बनाई है और मेरा ख्याल है इंडियन मार्केट्स फ्रॉम विक्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी सिक्योर लग रहा है। विक्स का इतना नीचे होना हमारे इंडियन मार्केट्स की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो इंडिया विक्स लुक्स एब्सोल्युटली गुड। आइए अब हम सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये दोस्तों देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम काफी कई दिनों से स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में था, वो डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटी, प्राइस ऊपर आया और फिर बाद में एक ट्रेडिंग रेंज में प्राइस था। और यहाँ पर प्राइस ने इस 15,978 जो कि एक रेजिस्टेंस बन के आगे आ रहा था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर प्राइस ने तोड़ा और प्राइस काफी ऊपर चला गया। और अभी जो प्राइस है यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ नोट करने की बात यह है कि प्राइस ने इस ट्रेडिंग रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ा है और प्राइस बाहर आ चुका है। जबकि जब आप बैंक निफ्टी देखेंगे वहां पर आप देखेंगे कि वहां भी बिल्कुल इसी तरीके की एक ट्रेडिंग रेंज बनी है, लेकिन प्राइस अभी तक उस ट्रेडिंग रेंज को तोड़ नहीं पाया है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में अभी थोड़ा पीछे है। तो ये तो था इसका डेली चार्ट एनालिसिस। आइए इसका आवरली चार्ट एनालिसिस करते हैं और माइक्रो लेवल पे जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट लेवल आपको देखनी है वो लेवल है ये लेवल, विच इज अराउंड 16,500 की लेवल्स। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बार बार निफ्टी को 16,700 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। निफ्टी 16,700 के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि प्राइस अभी और नीचे आएगा और 16,500 को एक बार फिर से रिटेस्ट करेगा और फिर शायद इसकी ऊपर की जर्नी शुरू हो जाए। तो 16,500 को रिटेस्ट करने के बाद आने वाले दिनों में हमारी अर्निंग्स भी शुरू हो सकती है एक महीने के बाद। तो ऐसा माना जा सकता है कि एक डेढ़ महीने में निफ्टी 17,000 के आसपास बड़े आराम से आ सकता है। फॉर इमीडिएट, जहां तक इमीडिएट टारगेट की बात है, तो आप अभी निफ्टी में कोई पोजीशन ना बनाए, वेट करें निफ्टी 16,500 के करीब आ जाए, क्लोज आ जाए, तो वहां पर आप एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। 200-300 पॉइंट्स अपसाइड अभी भी निफ्टी में बाकी है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग रेंज ब्रेक हो गई है ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी आप देखिए सेम स्ट्रक्चर है, एक डाउनवर्ड चैनल थी, वो डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटी और प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला गया। लेकिन इस ट्रेडिंग रेंज का जो हाई है वो है 36,194। वो प्राइस अभी तक उस 36,194 को तोड़ नहीं पाया, यानी कि ये ट्रेडिंग रेंज अभी तक नहीं टूटी है। जबकि आपने देखा निफ्टी के अंदर ये ट्रेडिंग रेंज टूट चुकी है और प्राइस काफी ऊपर चला जा चुका है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ देखें कि ज्यादा स्ट्रेंथ आज की डेट में निफ्टी की है या ज्यादा स्ट्रेंथ आज की डेट में बैंक निफ्टी की है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी लुक्स मोर स्ट्रांग। लेकिन अब निफ्टी का प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी इतना ऊपर जा चुका है कि जहां से उसका अपसाइड जो है वो काफी लिमिटेड लग रहा है। तो निफ्टी में जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि निफ्टी में अगर 16,500 के आसपास प्राइस आता है तो तब आप उसमें एंटर हो जाए और 200-250-300 पॉइंट का अपसाइड निफ्टी में है। लेकिन बैंक निफ्टी में अपसाइड काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि 1,000-2,000 पॉइंट का 2,000 पॉइंट्स का अपसाइड अभी भी बैंक निफ्टी में है। तो आइए आप जरा अर्ली चार्ट्स पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोअर लेवल्स पे किस तरीके से एंटर हो सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखें, इस लेवल को ऑब्जर्व करें 35,700। ये 35,700 की लेवल जो थी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ पर वो सपोर्ट आया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट मिला, थर्ड टाइम यहाँ पर फिर से सपोर्ट मिला और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने इस सपोर्ट को फाइनली तोड़ दिया। उससे पहले ऊपर की तरफ आप देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस थी और यहाँ पर रेजिस्टेंस थी। तो मतलब प्राइस जो है वो रेंज बाउंड घूम रहा था इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो यहाँ पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्राइस कामयाब नहीं हो पाया और इट केम क्रैशिंग डाउन। यहाँ आने के बाद एक अच्छी बेस बनी। ये देखें, ये जो बेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेस यहाँ पर बनी और इस बेस बनने के बाद प्राइस ने एक अप मूव ऊपर की तरफ दिया। ये रहा वो अप मूव। अब अपू देने के बाद आप देखिए प्राइस फिर से 35,700 की लेवल पे आ चुका है और ये 35,700 की लेवल पहले एक सपोर्ट थी
एक बार यहाँ पर सपोर्ट मिला, दूसरी बार, तीसरी बार, और अब यही लेवल एक रेजिस्टेंस बन चुकी है यहाँ पर। तो ये 35,700 की लेवल जो है यहाँ पर भी प्राइस को रेजिस्टेंस दे रहा है और यहाँ पर भी प्राइस को रेजिस्टेंस दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब तक प्राइस 35,700 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपको 35,700 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और जो दूसरी लेवल आपको मॉनिटर करनी है, एक बार प्राइस 35,700 के ऊपर क्लोज हो जाए तो उसके बाद 36,100 जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगी। टू बी प्रिसाइज 36,150 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं 36,150 पे भी काफी रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला है। तो यहाँ पर निफ्टी के सामने, सॉरी, बैंक निफ्टी के सामने दो दीवारें हैं। उन दीवारों को बैंक निफ्टी को क्रॉस करना है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड है। जो पहली दीवार बैंक निफ्टी को क्रॉस करनी है वो है 35,700 की दीवार, जहां पर आज प्राइस ऊपर क्लोज होने में कामयाब नहीं हो पाया, नीचे आया। दूसरी बार उसको टेस्ट किया, फिर से नीचे आया। तो फर्स्ट टारगेट इज 35,700। अगर 35,700 कॉन्कर हो जाता है, उसके बाद निफ्टी बैंक को 36,150 की चुनौती होगी, और इस लेवल को किस तरीके से वो क्रॉस करता है वही डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी ऑलरेडी काफी रन अप कर चुका है और एफएमसीजी इंडेक्स ने भी काफी निफ्टी को सपोर्ट किया। तो आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा फार्मा और मेटल्स है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हम रियलिटी सेक्टर को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी सेक्टर भी एक अच्छा मूव दे सकता है। रियलिटी सेक्टर ने पहले एक ब्रेकआउट दिया था, अब उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो निफ्टी को ऊपर ले जाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का चलना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज निफ्टी के अंदर जो है वो बैंक निफ्टी की है। तो होपफुली निफ्टी ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी ऑटो सेक्टर और सीमेंट, कैपिटल गुड्स और रियलिटी सेक्टर और मेटल सेक्टर स्पेशली, ये सब सेक्टर्स जो है ये निफ्टी को ऊपर जाने में हेल्प करेंगे। हमने जो एनालिसिस किया था, सेक्टर्स का जो एनालिसिस किया था, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि जो मीडिया सेक्टर है वो सबसे ज्यादा वीक है। मीडिया सेक्टर में आप देखते हैं पीवीआर है, सन टीवी है आपका और जी एंटरटेनमेंट है, तीनों स्टॉक बहुत ही ज्यादा वीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन स्टॉक्स में आप कोई पोजीशन ना बनाएं। हमने जो स्टॉक्स, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, अगर आप अपने आप को उन्हीं स्टॉक्स में लिमिटेड रखेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो कोशिश कीजिए उन स्टॉक्स को जहन में रखें और उन्हीं स्टॉक्स में पोजीशन बनाए, तो डेफिनेटली यू विल मेक गुड मनी। आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, रियलिटी सेक्टर और मेटल सेक्टर, ये चार सेक्टर्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली परफॉर्म करने वाले हैं अगले महीने में, और डेफिनेटली निफ्टी को और ऊपर लेके जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और इसके अलावा हमने सारे सेक्टर्स में जो मोमेंटम स्टॉक्स है वो आइडेंटिफाई किए। आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस मेरे वीडियो को डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज, जिन्हें ज़रूरत है, जो जानना चाहते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरा जो नया फॉर्मेट है कैसा लगा। आज तो खैर इस फॉर्मेट का ये पहला वीडियो था, तो शायद इसमें कहीं कहीं आपको लगा हो कि कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में मैं इस फॉर्मेट को और स्ट्रॉन्ग करूंगा और आपको इससे भी अच्छा एनालिसिस मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर कहाँ पर है और स्मार्ट मनी कहाँ पर है, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर में जाता है। तो इसलिए हमें सेक्टर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि ये नॉलेज मैं आप तक पहुंचाऊं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड गुड लक।